हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 1 है, इसका चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स वाला जो है वो भी कवर हो जाएगा। यानी आपके तीनों प्रकार के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और चैप्टर की वीडियो हमने सभी बना रखी है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर की वीडियो को सबसे पहले देखिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। और लाइव क्लास में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है। अगर आपने लाइव क्लास में एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप ये लाइव क्लास वाली वीडियो को हमारे चैनल पे जाके लाइव वाले सेक्शन में जाके सर्च करके देख सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट में मिलेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है गूगल पे eklavyastudypoint.com सर्च करना है। पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद आपको क्लास 12th में सिलेक्ट करना है। आपके जो भी सब्जेक्ट के आप नोट्स देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के देखना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करोगे तो टेबल आपके सामने आएगी। इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैप और यहाँ पे आपके जो इमेज वाले क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नोट्स फ्री में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। बुक 1 के हम करेंगे क्वेश्चन आज, जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, तीनों प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसमें कौन सा सेक्शन आपका कवर होगा। जो आपका पेपर आता है कुछ इस प्रकार से आता है। आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई, ये तीनों सेक्शन कवर हो जाएंगे। सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 4 नंबर के आते हैं और सेक्शन सी में आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने लाइव क्लास जो थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से रियो सम्मेलन से आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तो एमसीक्यू बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए रियो सम्मेलन के बारे में आपको बताना है। कुछ भी बता सकते हो, उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि जो रियो सम्मेलन था ये कब हुआ था। तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है। और ये सम्मेलन जो था कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील नामक एक देश है और ब्राजील में किस जगह पे हुआ था, रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में हुआ था ब्राजील के, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसको रियो सम्मेलन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रियो में हुआ था। यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे से रिलेटेड ये सम्मेलन था। इसमें कितने देश शामिल हुए थे तो आपको याद रखना है 170 देश इसमें शामिल हुए थे। और इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठन जो एनजीओ होते हैं, हजारों एनजीओ भी इसके अंदर शामिल हुए थे। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां यानी कि जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं वो कंपनियां भी इसमें शामिल हुई थी, जिसको हम एमएनसी कहा करते हैं, ठीक है। और इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके नाम है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रियो सम्मेलन कब हुआ। आप बोल दोगे 1992 में हुआ। कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ। ब्राजील में कहाँ पे हुआ, रियो डी जनेरियो में हुआ। कितने देश शामिल हुए, 170 देश शामिल हुए, ठीक है। कितने एनजीओ शामिल हुए, हजारों एनजीओ इसमें शामिल हुए। इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी शामिल हुई। और रियो सम्मेलन को और किस नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको बताने एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए जो रियो सम्मेलन है इसके कोई 2 परिणाम बताइए। ये सम्मेलन जब हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए, ये हमको देखना है। देखिए रियो सम्मेलन में रियो सम्मेलन के बाद ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर दुनिया भर में चर्चा हुई। दुनिया भर के देश अब इसको थोड़ा सीरियस लेने लगे हैं। इससे पहले कोई ज़्यादा सीरियस लेते नहीं थे, इसको ज़्यादा बड़ी समस्या मान नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाके ये समझ में आया कि ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों के बाद हमें इसके जो परिणाम दिखेंगे वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होंगे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति दुनिया भर में जागरूकता हुई, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। और दूसरा यहाँ पे टिकाऊ विकास पर भी चर्चा की गई थी। टिकाऊ विकास का मतलब क्या है, यानी हमको विकास करना है, औद्योगिकरण करना है, दुनिया भर की चीजें लगानी है। उद्योग लगाने से आपको पता है पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमको विकास का तरीका ऐसा अपनाना है जिससे हम विकास भी करें, ठीक है, संसाधनों का इस्तेमाल भी करें और पर्यावरण को नुकसान जो है वो काफी कम हो, ठीक है। पर्यावरण के नुकसान की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, साथ में विकास भी करें,
इस चीज पे चर्चा हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजेंडा 21 जो है इससे क्या अभिप्राय है, क्या इसका मीनिंग है? तो जो रिये सम्मेलन हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट हुआ था, इसके दौरान सतत विकास के तौर तरीके पर चर्चा हुई थी। इसी को एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। सतत विकास का मतलब क्या है कि हमें विकास इस प्रकार से करना है कि पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जो संसाधन वगैरह हैं वो मिलते रहें, वो भी उसका लाभ उठाते रहें, और पर्यावरण को नुकसान भी जो है वो काफी कम से कम हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, इससे क्या अभिप्राय है? तो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल में दो शब्द मिले हुए हैं, एक क्योटो एक प्रोटोकॉल। क्योटो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्योटो जो है ये जापान में एक जगह है, एक शहर मान लीजिए, जापान का एक नगर है जिसको क्योटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां पे ये हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर है? कब हुआ था भाई, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये 1997 में, ठीक है, ये हुआ था 1997 में। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो का मतलब क्या है, वो जापान की क्योटो में हुआ था, इसलिए उसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। अब आगे देखते हैं ये है क्या। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, यानी इंटरनेशनल लेवल का एक समझौता है। इसके अंतर्गत क्या बात रखी गई थी कि औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है उसको कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझना है, औद्योगिक देश, जो देश बहुत ज्यादा, जहां पे उद्योग है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों को गैस को उन देशों को कम करना है, उसके लिए बात की गई थी। अब ये ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रीन हाउस गैसों की। इसके क्या नुकसान है आप ये समझिए। ऐसा माना जाता है कि आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, उसके पीछे जिम्मेदार जो हैं वो यही गैसें हैं। अगर इन गैसों का उत्सर्जन जो है वो कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है प्रदूषण से, ठीक है, मुक्त हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इस समझौते में यही बात की गई थी कि जो देश औद्योगिक देश हैं, जहां पे बहुत सारे उद्योग हैं, उन देशों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से उनके यहाँ पे कार्बन का जो उत्सर्जन है, या ये जो नुकसानदायक हानिकारक गैस है, इसका उत्सर्जन जो है वो कम होने लगे। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई ये 1997 में हुआ था, ठीक है, भारत और चाइना को इसमें छूट दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप एक बार देखिए स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रारंभ में भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से, इसमें जो बाध्यताएं थी, जो लिमिटेशन थी, उससे भारत और चाइना जैसे देश को छूट क्यों दी गई थी? तो देखिए, इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत और चीन जो है दोनों ही मतलब डेवलपिंग देश हैं। डेवलपिंग का मतलब है विकासशील देश हैं, विकसित नहीं है, विकासशील, यानी कि उन्होंने अभी विकास करना शुरू किया है। भारत और चाइना में विकास करना शुरू हुआ है, विकसित नहीं हुए हैं। यानी कि अभी हमने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया पर्यावरण को जितना कि विकसित देश पहले से पहुंचा चुके हैं, इसीलिए हमको इससे छूट मिली थी। ठीक है, क्योंकि भारत और चीन जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है, ठीक है, विकसित देशों के मुकाबले में बहुत कम करते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत कम है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में और जो डेवलप कंट्री हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमको छूट दी गई थी। हालांकि बाद में भारत और चाइना भी इसमें शामिल हो गए इस समझौते में, ठीक है, लेकिन उस समय जब 1997 में समझौता हुआ था, उस समय भारत और चाइना को इसमें छूट दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आता है क्योटो प्रोटोकॉल वाला, याद रखना। अगला प्रश्न है कि विश्व की साझी विरासत से क्या अभिप्राय है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? जो विश्व की साझी विरासत है आपको ये बताना है, और इसमें कैसे इसका दोहन हो रहा है, कैसा इसका प्रदूषण हो रहा है। तो देखिए, दुनिया में कुछ हिस्से और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ठीक है, इनका जो प्रबंधन होता है, यानी इनका जो मैनेजमेंट होता है, वो साझे तौर पे होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करता है, दुनिया भर के देश मिलकर इसका एक साथ इसका मैनेजमेंट करते हैं, और इन्हें वैश्विक संपदा भी कहते हैं, और इसको विश्व की साझी विरासत के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे हमारा वायुमंडल हो जाएगा, बाहरी अंतरिक्ष हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, समुद्री सतह हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे तो आपने बता दिया भाई विश्व की साझी विरासत क्या है, लेकिन आपसे ये भी पूछा हुआ है कि बताइए इसके दोहन और प्रदूषण के बारे में। तो अब आपको दोहन और प्रदूषण जो है वो भी बताना है। तो देखिए, दोहन और प्रदूषण को समझते हैं।
आज के समय में क्या हो रहा है, दुनिया भर में बहुत वनों की कटाई हो रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, निजीकरण होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, खेती लायक जमीन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिगड़ रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बता देने थे, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। यस, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, आएगा तो केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और कितने मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसको समझते हैं। प्रश्न है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी जो होती है उससे क्या अभिप्राय है। तो चलिए समझते हैं, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। साझी का मतलब है कि जिम्मेदारी जो है वो सबकी है, हम सबकी है, दुनिया के सभी देशों की है, लेकिन जिम्मेदारी जो है अलग अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज समझिए, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पृथ्वी को बीच में से, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी को बीच में से मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं कह सकता हूं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं उत्तरी गोलार्ध। यदि मैं नीचे वाले हिस्से को देखूं, जो नीचे आ जाता है, साउथ में आ जाता है, इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो हमने क्या करा, विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे 2 प्रकार के देश आ जाते हैं, एक वो देश हैं जो विकसित हैं, विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन कंट्रीज आ जाती है। इन देशों के सामने समस्या क्या है, इन्होंने विकास तो कर लिया है, उद्योग है, पैसा है, समृद्धि है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है इनके पास, बहुत अच्छा विकास करा, सब कुछ करा, डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके सामने क्या आई, समस्या इनके सामने ये आई कि अब सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन इनके सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पूरी दुनिया के सामने, इनके सामने खासकर समस्या है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, ठीक है, वो हमारे जैसे देश हैं, भारत जैसे देश, जो विकासशील देश हैं, अब उन्होंने विकास करना शुरू किया है, हमने औद्योगिकरण जो है अभी स्टार्ट किया है, हम विकसित नहीं हुए हैं। तो हमारा जो पर्यावरण को नुकसान जो है वो दोनों ने पहुंचाया है, उत्तरी गोलार्ध के देशों ने भी, दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने भी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने नुकसान कम पहुंचाया है। लेकिन जो विकसित देश है ना, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, बेशक से किसी ने कम नुकसान पहुंचाया हो, किसी ने ज्यादा पहुंचाया हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम तो बराबर की जिम्मेदारी निभाएंगे भाई। यानी जो भी पर्यावरण को लेकर जो जिम्मेदारी निभाओ वो बराबर की होनी चाहिए, जितनी उत्तर गोलार्ध वाले करेंगे उतनी ही दक्षिणी गोलार्ध वाले करेंगे। तो इस चीज को लेकर हो गया विवाद, इसी से ये कॉन्सेप्ट निकला है साझी। ये तो क्लियर है कि भाई समस्या जो है पॉल्यूशन की, वो दोनों गोलार्ध के लिए है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो कैसे निकला ये कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं। देखिए, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, ठीक है, इन देशों के रवैये जो हैं अलग हैं। उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका जैसे देश, यूरोप के देश, ये पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं, उसी रूप में बात करना चाहते हैं जिस दशा में आज पर्यावरण मौजूद है। आज पर्यावरण की जो स्थिति है, आज जो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है कि भाई ओजोन परत में छेद हो रहा है या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज जिस अवस्था में पर्यावरण मौजूद है उस नजरिए से देख रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण में सभी देश बराबर की जिम्मेदारी निभाएं। समझिए, चाहे उत्तरी गोलार्ध का देश हो या दक्षिणी गोलार्ध का देश हो, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सबकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जिसमें भारत जैसे देश आते हैं, ठीक है, ऐसे देशों के सामने समस्या ये है कि भाई हम क्यों बराबर की जिम्मेदारी निभाएं, हमने तो नुकसान कम पहुंचाया है। ये कहते हैं कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान जो है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, तो उसके नुकसान की जो ज्यादा भरपाई करेगा वो भी विकसित देश करेगा, हम क्यों करेंगे भाई। ये समस्या आ गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हमने थोड़ी विकास कर लिया है, ठीक है, हमारा थोड़ी इतना विकास है। तो हमारे ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों बैन लगाया जा रहा है, हमने कौन सा पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया। हमारा तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन जो है वो भी बहुत कम है, हमें क्यों ये सजा दी जाए। तो इसी कारणवश क्या हुआ, 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें प्रस्तावित किया गया, इसमें यह मान लिया गया, क्या मान लिया गया, इसमें यह मान लिया गया
कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ठीक है। यानी कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, वो उसकी जिम्मेदारी तो साझी है, ठीक है। साझी का मतलब है सभी की है। सभी का मतलब क्या है, चाहे उत्तरी गोलार्ध के देश हों, ठीक है, या दक्षिणी गोलार्ध के देश हों, चाहे विकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, जिम्मेदारी तो साझी है और सबकी है। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी निभाएंगे अलग अलग, यानी समस्या सबके लिए एक ही है लेकिन निभाएंगे अलग अलग। अलग अलग का मतलब क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो ज्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है वो जिम्मेदारी भी कम निभाएंगे। यहां से ये कॉन्सेप्ट आया है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में आता है, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में काफी पूछा जाता है, इस चैप्टर से पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूलवासी जो है वो कौन है, उनकी समस्या और उनके अधिकारों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मूलवासी लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों के वंशज माने जाते हैं जो किसी मौजूदा देश में किसी स्थान पर बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल वो वहीं के माने जाते हैं, कई पीढ़ियों से वहां पे रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी वहीं रहते आए हैं, उनकी बाद उनकी जो वंश है वो धीरे धीरे वहीं रहता आ रहा है, इसको मूलवासी कहते हैं। किसी, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर किसी दूसरे देश की संस्कृति या जातीय मूल के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए और इन लोगों को उन्होंने क्या करा, अपना गुलाम बना लिया। अब इसका एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि हम भारत में रहते थे, हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया, मुगल आ गए, उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया, तो हम तो इस देश के हैं तो हम तो मूलवासी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बाहर के हैं वो हमारे लिए विदेशी हो जाएंगे। अब मूलवासियों में भी पर्टिकुलर कैटेगरी मानी जाती है, हर किसी को मूलवासी नहीं माना जाता। कई बार ये होगा कि भाई बोलेंगे हम तो मध्य एशिया से आए, कोई कहेगा यहाँ से आए वहां से आए, लेकिन जो जनजाति है, ठीक है, जो जनजातीय लोग हैं जिसको आदिवासी कहा जाता है, इनको मेनली मूलवासी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, मूलवासी जो हैं आज भी अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते हैं, इनका अपना खुद का कल्चर है, इनकी अपनी खुद की परंपराएं हैं, उसके अनुसार रहते हैं। इनका जीवन जीने का एक अलग ढर्रा है, यानी अलग तरीका है, उसी तरीके से ये जीवन जीते हैं, समझ गए। तो जो आदिवासी लोग हैं उनको मूलवासी कहा जाता है हमारे यहाँ पे। मूलवासियों की समस्या और उनके अधिकार को समझते हैं। मूलवासियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये समानता के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं भेदभाव होता है इनके साथ, इनको उस तरीके से समानता का अधिकार नहीं मिला। ये विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं और ट्राइबल एरिया में रहते हैं, ऐसी जगह में रहते हैं जो आप ये लगा लो वहाँ पे विकास बहुत कम हो रखा है, तो विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ऐसी जगह पे ये रहते आ रहे हैं। मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान की मांग कर रहे हैं कि भाई हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हमें भी एक क्या करो, एक स्वतंत्र पहचान मिलनी चाहिए, हमारी भी एक गरिमा है, गरिमापूर्ण हम जीवन जीना चाहते हैं, ये चीजें। मूलवासी जो हैं वो अपने स्थान पर अपने हक की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को एक एग्जांपल अच्छा याद आ गया, अंग्रेजों के समय में क्या था, अंग्रेजों ने, जो लोग जंगलों में रहते थे, जो आदिवासी लोग थे, जंगल में रहते थे, जंगल से जुड़े हुए लोग थे, अंग्रेजों ने कानून बना दिया था कि जंगलों को खाली कर दिया जाए, जंगलों को काट दिया जाए, इन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाए, उस जगह से भगा दिया जाए। तो ये हुआ था। तो ऐसे ही कई बार इन लोगों के साथ हुआ है, जंगलों को काटा जाता है, कोई कंपनी स्थापित हो रही है या कोई समस्या, ठीक है, इनके सामने समस्या आती रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो स्थान है ना, हमें वहां पे हक चाहिए हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, जंगलों को ना उजाड़ने की मांग, क्योंकि ये लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों के महत्व को समझते हैं, जंगलों को इन्होंने पुनर्जीवित करके रखा हुआ है आज तक, और सरकार या फिर जो कुछ कंपनियां हैं या लोग हैं वो जंगलों को काट रहे हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं ये इसका विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। ये अपने जीवन में दखल अंदाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका जैसा कल्चर है, जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा इनका रहन सहन है, ये वैसे में खुश हैं। बाहरी लोगों का जो इसमें दखल अंदाजी है उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण बताइए, अथवा, ठीक है, अथवा में एक और क्वेश्चन है, समकालीन राजनीति में पर्यावरण को लेकर पर्यावरणविद यानी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड लोग होते हैं, वो चिंतित क्यों हैं, ठीक है, या दुनिया की राजनीति में पर्यावरण को लेकर चिंता क्यों जाहिर की जा रही है, ये आपको बताना है। तो इसके पीछे ना कई सारे कारण हैं। देखिए, आज के समय में क्या है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि जो है, खेत खलियान जो है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। चरागाह में जो है चारे नहीं बच रहे, चारा खत्म होता जा रहा है। मछली जो मत्स्य भंडार है वो भी धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है, हमने सभी ने देखा, जल की कमी हो रही है, स्वच्छ जल लोगों को मिल नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, संसाधनों की कमी होती जा रही है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं।
इसके अलावा खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है कहीं ना कहीं, विकासशील देशों में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, वनों को खूब अंधाधुंध काटा जा रहा है, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, ओजोन परत में छेद देखने को मिला है। तो ये सारी की सारी जो है समस्याएं हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, इसलिए आज के समय में समकालीन विश्व की राजनीति में पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में पर्यावरण के प्रदूषण के मुख्य कारण आपको बताने हैं। पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसका मेन कारण क्या है और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। तो देखिए कारण क्या है, संसाधन जो है बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण संसाधनों पर लोड बढ़ रहा है, संसाधनों का खूब इस्तेमाल हो रहा है, ये नुकसान है। तेजी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को फायदे हो रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन उद्योगीकरण के कारण, उद्योग के कारण कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको तो हम सोचते ही नहीं। हम ये नहीं मानते कि उद्योग से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम इस चीज को नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं उद्योगों से रोजगार मिल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, दोनों चीजों को देखना है, ठीक है। पेड़ पौधे जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। आप देखोगे गांव जो होता था, अगर आप 10 साल पहले गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा 10 साल पहले गांव कैसा था, और अब जाके देखो गांव भी मॉडर्न होते जा रहे हैं, वहां पे भी पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या आ रही है। परिवहन का खूब उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह होता है। अब बात करते हैं कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। तो अगर हम संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर संसाधनों का उचित उपयोग करें, तो कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। पर्यावरण मित्र तकनीक इस्तेमाल करें, यानी कहते हैं ना इको फ्रेंडली, यही तकनीक है, यानी कि ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। इको फ्रेंडली इसको कहा जाता है। वनों का संरक्षण, किस प्रकार से हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं, अपने मतलब हम पेड़ पौधों को कटने से बचाएं। यदि मान लो अगर एक पेड़ कट भी रहा है मजबूरी में, तो एक पेड़ की जगह कम से कम 4 पेड़ लगाएं अगर हम, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को बचा सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी तो संसाधन बचेंगे, वरना संसाधनों पे लोड पड़ेगा। जागरूकता अभियान, लोगों को अगर जागरूक किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनको पर्यावरण के बारे में बताया जाए, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया जाए, और पर्यावरण के प्रदूषण के नुकसान के बारे में बताया जाए, तो कहीं ना कहीं संरक्षण हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किया, या भारतीय सरकार ने अथवा करके और करके, या आप ऐसे भी देख सकते हो भारतीय सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों में किस प्रकार से भूमिका निभाई है। देखिए दुनिया भर के देशों ने रियो सम्मेलन किया और भी कुछ समझौते करे, उसमें ये करा, ये पाया कि भाई दुनिया भर में बहुत सारा जो प्रदूषण है वो फैल रहा है। तो सभी देश दुनिया के मिलके क्या करते हैं, अपने अपने देश में जाके पोल्यूशन को कम करने के तरीके ढूंढते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो भारत ने भी इसको माना, भारत ने कहा ठीक है भाई हम भी अपने देश में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो भारत ने क्या कदम उठाया ये आपको बताना था, ठीक है। तो देखिए, भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए अलग अलग कार्यक्रम को अपनाया है। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि हुआ था 1997 में, ठीक है। उस समय भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था, हमने पढ़ा था ना अभी, लेकिन 2002 में भारत जो है उसमें शामिल हो गया। सबसे पहला काम तो हमने ये करा। फिर 2005 में क्या हुआ, G8 यानी कि ग्रुप 8 देशों की मीटिंग हुई, उसमें विकसित देश के द्वारा ये मीटिंग की जा रही थी, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात पे जोर दिया गया था। तो भारत ने भी इस चीज को अपनाया कि भाई हम भी अपने देश में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है कम करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पे कम है पहले से, लेकिन हम और कम करेंगे। हमारी जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमने वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया। पहले क्या होता था, सारी गाड़ियां जो थी हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल से चलती थी, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत होता था। लेकिन अब क्या होने लगा है, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है ईवी, इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे पॉल्यूशन जो है कम होता है। पहला तो ये। दूसरा क्या है, सीएनजी गैस, सीएनजी गैस से गाड़ियां चलाई जाने लगी हैं, जिससे कि पॉल्यूशन पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं असर हुआ है, पॉल्यूशन कम हो रहा है। हम ये ऐसे भी देख सकते हैं इसको। और एथेनॉल की भी बात की जा रही है, एथेनॉल को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और देखो 2001 में भारत ने क्या करा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एक कानून पारित किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा था, कोयले वगैरह का इस्तेमाल कम करके वैकल्पिक चीजों को ढूंढने का प्रयास किया था। 2003 में क्या हुआ, बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। और एक चीज और है कि बिजली का जो कोयले से बनती थी उससे नुकसान होता है, तो इन्होंने एक और तरीका निकाला, क्यों ना हम सोलर पे चले जाएं।
अगर सोलर पे चले जाते हैं तो सूर्य से मिलने वाली जो किरणें होती हैं उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं और उस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो सोलर को भी आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा आज के टाइम पे मोटिवेट किया जा रहा है या प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए ताकि, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन जो है कम हो जाए। आगे देखो, भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पे भी काम चल रहा है कि आने वाले समय में बायोडीजल का इस्तेमाल भी है उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। फिर भारत ने सार्क के मंच पर सभी देशों के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत की सार्क के देश भी साथ आए और हम सब मिलकर अपने अपने देशों में ऐसा कुछ कार्यक्रम करें या ऐसा कुछ प्रोग्राम लेकर आए जिसके जरिए पोल्यूशन को हम कम कर पाए। ठीक है, तो भारत ने ये प्रयास करें, आप बता सकते हो। आगे देखिए, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये जो एनजीटी है, इसकी स्थापना की गई थी। एनजीटी देखती है कहीं पॉल्यूशन ज्यादा तो नहीं हो रहा, उस पर चालान वगैरह काटती है। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए भी एक अलग से ही मंत्रालय बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रयास करे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है, उसको ज्वाइन जरूर करना है। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, ठीक है, तो आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी जानकारी। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अब आने वाले समय में जो भी नोट्स आएंगे वो सारे हमारे वेबसाइट पे आएंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। वेबसाइट में आपको अरेंज तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर आपने पीडीएफ तो डाल रखी है पर वो हमको मिलती नहीं है, दोबारा डाल दो। अब हमने 500 पीडीएफ शेयर कर रखी है मान लीजिए, तो हम दोबारा से 500 पीडीएफ नहीं शेयर कर सकते, इतना टाइम नहीं होता, और फिर से वो किसी ना किसी को नहीं मिलेगी, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, वेबसाइट में पूरा टेबल बना के सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड कराना शुरू करा है। तो 6 महीने में मान लो इस सेशन में हमारा सारा कंटेंट डल जाएगा वेबसाइट पे, सब कुछ आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको इंस्टा पे रिप्लाई जरूर करूंगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें।